प्रारूप है, लेकिन उसमें बचाव का प्रारूप सिर्फ 3 वर्ग के लिए ही नहीं है। क्योंकि अगर आप उसके मिनट्स को पढ़ेंगे तो उसके अंदर में 10 लोगों की एक कमेटी का गठन होगा। अब उस कमेटी के गठन के अंदर में 2 लोग एससी के होंगे, एक एसटी का होगा, एक महिला होगी, एक विकलांग समुदाय से कोई व्यक्ति होगा। अब ये जो मैंने बताया कि 2 एससी, एक एसटी, एक विकलांग और एक महिला, ये 5 हो जाते हैं। अब 5 के बाद में जब 10 लोगों की जो कमेटी जो गठन होगी उसके अंदर बाकी के 5 लोग कोई भी हो सकते हैं। वो भारत के अगड़ा वर्ग के भी हो सकते हैं, क्योंकि पिछड़ा वर्ग में तो 2 उन्होंने कंपल्सरी कर दिया कि ये होने चाहिए। अब उनके बाद में जो अगड़ा वर्ग के भी व्यक्ति है, पिछड़ा वर्ग के भी व्यक्ति है, जो कि अपने अपने समुदाय के बच्चों की देख रेख करेंगे और वहाँ पर जो भी उनको न्यायिक जांच होगी उसके अंदर में अपने पक्ष रखे जाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद में अगर कोई विरोध कर रहा है कि क्या नाम से भारत के अंदर में जो अगड़ा वर्ग, जो फॉरवर्ड कास्ट है, वो कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं, ये कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए तकनीकी को समझना बहुत जरूरी है। जब अगड़ा वर्ग के आपने जो यूजीसी की जो बात कही है, मैं डायरेक्ट उस पर आना चाहूंगा कि यूजीसी का जो बिल है ये भारत के संविधान के अंतर्गत लाया गया एक जो संवैधानिक संस्था है, आयोग, कौन सा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, तो उसके माध्यम से लाया गया जो कानून है, उस कानून के अंतर्गत जो भारत के जो विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न वर्गों में रहने वाले जो बच्चे हैं उनके हक अधिकार की रक्षा करने का एक प्रावधान है। उसमें गलत कुछ नहीं है। सबसे पहली बात तो आप ये समझें कि उसके अंदर में उसकी जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है। पॉइंट के अंदर में कहा गया है कि SC ST OBC जो है उसके लिए ये बचाव प्रारूप है, लेकिन उसमें बचाव का प्रारूप सिर्फ 3 वर्ग के लिए ही नहीं है। क्योंकि अगर आप उसके मिनट्स को पढ़ेंगे तो उसके अंदर में 10 लोगों की एक कमेटी का गठन होगा। अब उस कमेटी के गठन के अंदर में 2 लोग SC के होंगे, एक ST का होगा, एक महिला होगी, एक विकलांग समुदाय से कोई व्यक्ति होगा। अब ये जो मैंने बताया कि 2 SC, एक ST, एक विकलांग और एक महिला, ये 5 हो जाते हैं। अब 5 के बाद में जब 10 लोगों की जो कमेटी जो गठन होगी उसके अंदर बाकी के 5 लोग कोई भी हो सकते हैं। वो भारत के अगड़ा वर्ग के भी हो सकते हैं, क्योंकि पिछड़ा वर्ग में तो 2 उन्होंने कंपल्सरी कर दिया कि ये होने चाहिए। अब उनके बाद में जो अगड़ा वर्ग के भी व्यक्ति है, पिछड़ा वर्ग के भी व्यक्ति है, जो कि अपने अपने समुदाय के बच्चों की देख रेख करेंगे और वहाँ पर जो भी उनको न्यायिक जांच होगी उसके अंदर में अपने पक्ष रखे जाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद में अगर कोई विरोध कर रहा है कि क्या नाम से भारत के अंदर में जो अगड़ा वर्ग, जो फॉरवर्ड कास्ट है, वो कहते हैं कि ये हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं, ये कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए तकनीकी को समझना बहुत जरूरी है। जब अगड़ा वर्ग के जो व्यक्ति है, जब क्या शोषण सिर्फ किसी वर्ग का ही होगा, नहीं, बच्चे का होता है और वो बच्चा किसी भी वर्ग का हो सकता है। तो उसके लिए भी जो अगड़ा वर्ग के लोग हैं वो भी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, तो क्या वो किसी के साथ गलत होने देंगे? एक कॉमन सेंस की बात है, समझने की बात है। तो यहाँ पर ये कोई प्रावधान अलग से नहीं आया है। हम संविधान को जानने वाले, संविधान को मानने वाले, संविधान को पढ़ने वाले, एक तरह से हमें छात्री मानिए, हम उसको छात्र के। तो ये अनुच्छेद 15 है, जो लिंग, जाति, भेद, स्थान के आधार पर जो विभेद है उसे समाप्त कर अनुच्छेद 15 को उठा के यूजीसी में रख दिया गया है। तो उसमें क्या गलत है? क्योंकि जो विरोध कर रहे हैं उन विरोधियों ने कभी भी संविधान को पढ़ने और समझने का प्रयास ही नहीं करा, जिसके माध्यम से आज वो उसका विरोध करने लगे। मैं कहता हूँ भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान को पढ़ना चाहिए, और भारत का संविधान किसी एक वर्ग का नहीं है, ये भारत के समस्त नागरिकों का एक लिखित प्रावधान है, जिसे वो अपने अधिकार के लिए जब पढ़ेगा ना तभी समझेगा। सर एक सवाल है सर, जिस तरह से जो संविधान सबको अधिकार देता है अपनी बात को रखने का, तो अगर सवर्ण के लोग, उनको डर है कि जो कमेटी बनी है यूजीसी के में, उसमें SC ST OBC को नाम दर्ज लिया जाएगा, उनका सबसे बड़ा विरोध है कि आपने OBC को जोड़ दिया लेकिन जनरल को काट दिया, तो आपने जनरल को क्यों नहीं लिया, उनका ये विरोध है। सर सबसे पहली बात तो मैं आपको संवैधानिक तौर पे मैं बताऊंगा कि सवर्ण और नीच अछूत शब्द कुछ नहीं है। हम संविधान को मानने वाले तो हम संवैधानिक भाषा का प्रयोग करेंगे। भारत में 2 वर्ग है, एक अगड़ा वर्ग है जिसे हम फॉरवर्ड कास्ट बोलते हैं, एक पिछड़ा वर्ग है जिसे हम बैकवर्ड कास्ट बोलते हैं। तो उसके अनुसार देखिए मैंने आपको 10 लोगों की गिनती बताई, कमीशन के अंदर 10 लोग होंगे, तो 10 लोगों में 5 लोग जो है वो रिजर्व कैटेगरी से है, महिलाओं के लिए वो यानी कि। सर मेरा सवाल यह है कि जैसा उनका कहना है, उनका आरोप है कि आपने SC नाम लिया, ST नाम लिया, OBC लिया, दिव्यांग लिया, महिला लिया, ये नाम लिया ना, तो आपने जनरल का नाम भी तो ले सकते थे, लिख सकते थे। सर एक चीज बताइए कि जब आप किसी अंक को लिखते हैं ना, तो अंक के अंदर में जब आप प्लस करते हैं तो उसके लिए प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी तो प्लस का अंक होता है। जब वहां पर किसी का नाम नहीं लिया, रिजर्व के अंदर 5 लोग डालें, बाकी 5 अन्य लोग तो जनरल कास्ट के हो सकते
सकते हैं, यानी कि अगड़ा वर्ग के हो सकते हैं ना, तो इसके लिए अलग से लिखने का, नाम लेने का क्या प्रावधान है? तो उनका ये कहना है कि ओबीसी को जोड़ने की क्या जरूरत है, यहाँ पर जोड़ी बिल लिया तो जनरल को बाइकआउट कर दिया, क्यों अलग कर दिया उनको? देखिए, तकनीकी को अगर समझेंगे तो आपको क्या है कि उन्होंने इस बात को समझा नहीं, क्योंकि सिर्फ शब्द शब्द का फेर है, क्योंकि 5 वर्ग को अपना क्यों नहीं मान रहे? जो 5 लोग हैं अगर वो अपना मानेंगे। एक उनका और ये आरोप है कि जैसे कहते हैं कि वहाँ पर तो हमारा रहेगा नहीं प्रतिनिधित्व, वही SC ST OBC की बात, जनरल की बात है नहीं, तो हमारा वहाँ सुनेगा कौन? देखिए, फिर वापस वहीं पे आ जाता हूँ मैं कि बाकी के 5 लोग तो उनके अपने ही है ना, वो उनकी बातों को क्यों नहीं सुनेंगे? समझने की बात है। देखो, अगर किसी ने किसी के कान में जो कहा, अगर वो उसी के शब्दों के तहत चलेंगे तो हमेशा ही विरोध करेंगे, लेकिन अपनी समझ, अपने तर्क के अनुसार से अगर काम करेंगे तो ये UGC जो है उनके पक्ष के लिए। क्या आप नहीं मानते कि सवर्णों का जात के आधार पर उनका भेदभाव होता है? देखिए, सबसे ज्यादा भेदभाव गरीबी का होता है सर। अगर कोई वर्ग गरीब है ना तो उसका शोषण कहीं पर भी हो जाता है। ये बताइए, पोंगा पंडित कहा जाता है, अभी जो घूसखोर पंडित आया है, ये भी तो एक अपमान है ना सवर्णों का, पंडितों का। देखिए सर, कि मैं एक संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैं जब तक किसी बात को ऑथेंटिकली नहीं जानता तब तक उसके बारे में कहना मुनासिब है। वो आया है, क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, मूवी आया है, उसमें बवाल चल रहा है कि घूसखोर पंडित, वो घूसखोर पंडित अब पोंगा पंडित कहा जाता है, और जगह जगह नारे लगते हैं कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद। ये भी तो अपमान है ना सवर्णों का। देखिए सर, मूवी वाली आपने बात कह दी, मूवी होती है काल्पनिक, और कल्पना के अंदर में कोई कहीं पे भी जा सकता है। कल्पना में किसी को बुरा भी बताया जा सकता है और किसी को अच्छा भी बताया जा सकता है। बुरा कोई वर्ग नहीं होता, बुरा एक नियत होती है, और वो नियत किसी भी व्यक्ति के अंदर डेवलप हो सकती है, अच्छी और बुरी। ये अपमान नहीं आपको लगता है कि पोंगा पंडित कहते हो, मुर्दाबाद में ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद कहते हो, मनुवाद मुर्दाबाद कहते हो, ये उनका अपमान नहीं है? देखिए, किस आधार पे किया गया ये तो उस बात पर निर्भर करता है कि किस आधार पे किया गया। नहीं लगते सर, मैं अब नारे लगाने वाला किस आधार पे कह रहा था इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ? मैं तो सर मैं संविधान का व्यक्ति हूँ, तो मैं संविधान को मानता हूँ। मैं कहता हूँ जो गलत है उसका हमेशा विरोध होगा और जो सही है उसका हमेशा समर्थन होगा। उनका कहना सर कि जगह जगह लगता है तिलक करा दो और तलवार इनको मारो, जूते चार, ये भी तो एक हमारा अपमान है। देखिए सर, किस व्यक्ति की क्या भावना रही, किसने कब कहा कैसे कह दिया, किसी के शब्दों को मैं अपने मुंह में नहीं डाल सकता जबरदस्ती कि किसी ने क्यों ऐसा कहा। अगर कोई गलत है, आपने सुना है कि नहीं, ये नारा लगता है कि नहीं? सर, मैंने मीडिया के माध्यम से सुना कि ऐसा कभी हुआ था, बाकी मेरे सामने कहीं पे किसी व्यक्ति ने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं। तो अपमान आपको नहीं लगता कि अपमान है उनका सवर्णों का? सर, अपने किसी गली के अंदर में, घर के अंदर में खड़ा होकर कोई किसी के बारे में बोलेगा तो उसके बारे में मैं क्या आपको उसका बता सकता हूँ कारण? एक समाज के नाते आपको तो ये बोलना चाहिए, गलत है ये सही है, बता सकते हो? नहीं, देखिए ये बात है कि समाज के अंदर में हर तरह का व्यक्ति होता है। जो गलत व्यक्ति है उस गलत व्यक्ति के बारे में कहा जाए, किसी वर्ग को इस पर टारगेट नहीं किया जाए। देश में कब तक SC ST एक्ट रहेगा? अब जो दलित है दबंग हो गए हैं, अब SC ST खत्म हो जाना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए। किसने कहा कि दबंग हो गए हैं? देखिए, जो भीड़ में होता है ना, जो झुंड में होता है, तो वो हमेशा दबंग दिखाई देता है, चाहे कोई सा भी वर्ग हो। आप यूं नहीं कह सकते जो दलित है वो दबंग हो गए, नहीं। आज भी शोषण ऐसे ही नहीं हो रहे, मटका छूने पे कोई मर्डर हो जाता है, अगर दबंग होते हैं तो उस व्यक्ति का मर्डर वही हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, परिस्थिति के अनुसार। एक उदाहरण देते हैं सर, एटा में जो कलश यात्रा निकल रहा था, तो उन्होंने अम्बेडकर की यात्रा को बंद कर दिया था कि वहाँ के सवर्णों ने, तो वहाँ के SC के लोगों ने कहा कि जब तुम हमारे अम्बेडकर का जुलूस नहीं निकलने दोगे तो हम तुम्हारा कलश यात्रा बंद कर दे। तो बंद कर दो, वो कर रहे हैं कि अब दलित दबंग हो गए, हमारा तो कलश यात्रा रोक देंगे। देखिए, सबसे पहली बात को प्रत्येक व्यक्ति को अपने हक अधिकार की रक्षा करने का अधिकार संविधान ने दिया है। अगर कोई किसी को नाजायज परेशान करेगा तो अपने बचाव के अंदर मुझसे भी बोलने का अधिकार है, और अपने अधिकार के तहत अगर प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली है तो अपने अधिकार के तहत उनको उस प्रशासन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो जो कदम उठाया गया वो गलत नहीं है। तो दलित दबंग नहीं हुए, उसे दलित दबंग नहीं कहते, उसे कहते हैं अपने अधिकारों की प्रतिरक्षा, और प्रतिरक्षा के लिए प्रशासन को समझाने के लिए उन्होंने इस तरह का कदम इसका मतलब अभी चाहते हो कि SC ST का कानून है चलता रहे? सर, देखिए, भारत के संविधान में कहा गया कि जो हमारी क्राइम रिपोर्ट होती है उस क्राइम रिपोर्ट में SC ST एक्ट की भी रिपोर्ट होती है। तो जब तक शोषण है, जब तक भारत में शोषण है, तब तक SC ST एक्ट लागू रहेगा। तो करे मिसयूज होता है SC ST कानून का? देखिए, अभी बहुत सारे लोगों ने, आपने सबने सुना होगा कि मिसयूज होता है। मिसयूज किसका होता है? मिसयूज गरीबी का होता है सबसे पहली बात तो, क्योंकि जिसके साथ में गलत होता है वो कौन होता है? एक गरीब व्यक्ति होता है। क्या वो कोर्ट के अंदर लड़ने जाएगा? कोर्ट में लड़ने के लिए उसकी व्यवस्था नहीं है। गरीब तबका, मजदूर तबका कहाँ लड़ने जा रहा है? और दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात, कि वो जो झूठ जो साबित हो रहा है वो जो समाज के दलाल है ना, उनकी वजह से वो हमेशा दोनों पक्षों के अंदर में वो कह रहे से राजीनामा, जिसे समझौता कहते हैं, समझौते के तहत, क्योंकि गरीबी ऐसी चीज होती है जो सामने वाले के सामने झुकने को मजबूर करती है। 75 साल हो गए, कब तक आरक्षण पे टिके रहेंगे SC ST के लोग?
सर ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि कब तक टिके रहेंगे, हमें कब सबल होना पड़ेगा, कब हम यानी कि औरों के सामने सर उठा के जी सकेंगे, ये हमें अपने आप को से क्वेश्चन करना चाहिए कि कब तक हम इस एक्ट के अधीन रहेंगे, हमें कब उठना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि संविधान को जब तक नहीं पढ़ेंगे तो ये बोलने का अधिकार भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमने अभी कार्यक्रम किया था। इसका विरोध कर रहे हैं सर कि SC/ST एक्ट जो वो आरक्षण दे रहा है, ये हमारे टैक्सों से इनका आरक्षण समर्थन हो रहा है, तो इसलिए कब तक ये पढ़ेंगे, अपने पैरों पर खड़े हो ये लोग। सर बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि देखिए अभी हम संविधान के अनुच्छेद के ऊपर बात करते हैं सीधा कि पंचायती राज पर जब आते हैं तो पंचायती राज को स्वतंत्र शासन का अधिकार दे दिया गया, यानी कि जहां पर भी पंचायत होती है वो अपने हिसाब से, सरकार के ऊपर प्रपोजल डालने की जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से उस ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में विकास कार्य करेगा, कुटीर उद्योग लाएगा, और यहाँ तक कि सहकारी संस्था कौन बैंक उस गांव के अंदर में ऐसे काम करेगा जिससे कि उनको कहीं पर भी कर्जा मांगने की जरूरत न पड़े। क्योंकि ज्यादातर किसान आत्महत्या क्यों करता है, क्योंकि उसे कर्जदार से कर्जा लेना पड़ता है, और जब वो कर्जा नहीं चुका पाता तो उसका जो ब्याज के आधार पर जो बढ़ता है वो उसके आत्महत्या का प्रमुख कारण होता है। लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ सर, जी सर, क्या इस देश में अब छुआछूत, भेदभाव सब खत्म होगा, जातिवाद? नहीं, ये अभी समाप्त नहीं हुआ। अगर ये होती तो आज हमारे सामने ये घटना नहीं है। ये तो सारे प्रचार कर सब हिंदू हो गए, सब भाई भाई है, ये कहीं अब जातवाद में सब एक साथ देखो खा पी रहे, उठ बैठ रहे, कहाँ है जातवाद? सर खाना पीना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए क्या है कि समरसता, जब तक समरसता नहीं होगी, आपस में एक दूसरे के समुदाय के प्रति समानता नहीं आएगी और प्यार प्रेम नहीं बढ़ेगा, तब तक ये कटुता हमारे समाज के अंदर बनी ही रहेगी। क्या ये जो अंतर्जातीय शादी है, अगर इससे करते, इससे क्या जातिवाद खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी बात है कि अंतर्जातीय विवाह के अंदर में अगर कोई किसी वर्ग का है और उस वर्ग के अंदर में अपनी बेटी दे देता है या बेटा दे देता है तो उसकी द्वेष भावना ऑटोमेटिक कम होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पक्ष में हूँ। आपके समाज क्या है? आपके समाज क्या है? मैं भारतीय समाज का हूँ। भारतीय समाज में तो सारे भारतीय समाज है। जी। तो भारतीय समाज में आपके शादी ब्याह क्यों नहीं करता? तो हम देखिए कोई क्यों नहीं करता, इसका जवाब मेरे पास नहीं। सबसे पहली बात है कि हमें अपने अंदर परिवर्तन लाना होगा, और जब तक हम परिवर्तन नहीं लाएंगे तो ये जो विषमता है, ये विषमता एज इट इज बनी रहेगी। खड़े हैं सर, क्या आप UGC समर्थक में है? UGC लाना चाहिए, जिसे स्टे है UGC आना चाहिए, हम उसका समर्थन। क्यों? क्योंकि वो हक अधिकार दिलाता है, और इनको EWS जब लागू हुआ तो किसी ने विरोध किया क्या? किसी ने नहीं किया। इनको भी तो 10% का आरक्षण मिल रहा है, किसी SC/ST OBC ने इनके खिलाफ आंदोलन किया क्या? तो ये क्यों कर रहे हैं? ये इनकी गलती है। जी सर, आप क्या मानते हैं कि UGC कानून को रद्द कर देना चाहिए? ये UGC कानून को इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है, और सुप्रीम कोर्ट जो है इसको अपने अपने विवेक के अनुसार जो है क्या निर्णय देता है, ये तो सुप्रीम कोर्ट। सर सुप्रीम कोर्ट का है जो UGC है ना, अगर ये लागू कर देंगे देश बढ़ जाएगा, जातियों में बढ़ जाएगा समाज। आप इंतजार करिए सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर। नहीं, वो टिप्पणी किया है, जो स्टे किया उसने कहा कि इससे समाज बढ़ जाएगा, देश बढ़ जाएगा। आप इंतजार कीजिए कुछ महीनों के लिए, फिर उसके परिणाम अच्छे आएंगे। और दूसरा रहेगा UGC की बात। UGC तो वो जो एक शिक्षण संस्था है, वो सब शिक्षा संबंधित सारे यूनिवर्सिटियों पर अपना जो है देखरेख करती है। तो अनुच्छेद 15 के अनुसार अगर आप पूरे भारत के नागरिकों को बाहर अधिकार है, लेकिन अगर विशेष प्रावधान बच्चों के लिए विशेष प्रावधान अगर UGC देती है अपने शिक्षण संस्थानों में, तो इसमें बुराई क्या है? तो जातिवाद कैसे खत्म होगा सर? ये जो जातिवाद कैसे खत्म होगा? तो जातिवाद जब तक भेदभाव रहेगा, कैसे खत्म होगा? जब तक भेदभाव रहेगा, जब तक जातिवाद रहेगा। मैं कह रहा हूँ कैसे खत्म होगा, पूछ रहा हूँ। तो खत्म होने के लिए तो हमें आपको कदम उठाना पड़ेगा। हम अपनी जातियों के ऊपर लगाए हुए फला मिश्रा, फला छत्री, फला वैश्य, ग्रेड तो मान नहीं सुने फला, अपनी जातियों के बीच हम ग्रेड लिखते जा रहे हैं, और जब तक ये ग्रेड शब्द नहीं हटाएंगे तब तक ये चीज खत्म नहीं होगी। तो अंतर्जातीय आप जो सुनिए, जाति के आविष्कारी कौन है? जाति को जो बनाने वाले कौन है? मनु है। और जब तक हम जाति को पीछे लटकाए बैठेंगे तब तक हम मनु को समर्थक रहेंगे। चलो ठीक है सर, आप क्या मानते हैं कि जो अभी UGC कानून आया इसको रद्द कर देना चाहिए, लागू होना चाहिए? वैसे तो UGC कानून में लागू हुआ है, वो सही लागू हुआ है, लेकिन इसका जो विरोध किया है वो गलत किया। गलत क्यों किया है? अरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे देश बढ़ जाएगा। नहीं, वो ऐसा नहीं है। देखो विरोध कौन करता है इसका? विरोध जो करेगा वो आदमी करेगा जिसने चोरी करी हो, और ये कहेगा चोरी के प्रति कोई कानून नहीं बनना चाहिए। जिसने बलात्कार किया हो, बड़ी बात करें आप।
क्योंकि जो दहेज का वो भी है और वो ये कहेगा दहेज वाला कानून नहीं है। तो कानून जो इसका जो विरोध हो रहा है वही कर रहे हैं कि हम आप इस कानून को पढ़ा है सर? पढ़ा है, मेरे पास कॉपी भी है इसकी। मैंने प्रिंट भी निकाली। तो क्या ये जो बच्चे हैं इनको गुमराह किया जा रहा है कि तुम्हारे डेथ वारंट कहा जा रहा है? यस, गुमराह किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। दूसरा जो अब जो प्रोग्राम हो रहे हैं ना इस तरह के जो इसके प्रोटेक्शन में जो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हुआ, बनारस यूनिवर्सिटी में हुआ, इस तरह के जो इसके समर्थन में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनको कोई भी मीडिया नहीं दिखा रहा है। और वो जो पहले जो दिखाया गया था वो खूब बढ़ चढ़ कर दिखाया, उस पर डिबेट भी हुई, लेकिन इसके समर्थन में डिबेट। लेकिन एक चीज बताइए सर, जब सबड़ के बच्चे इसका विरोध कर रहे थे यूजीसी कानून का, उनके माँ बाप सड़कों पे थे, लेकिन जब SC/ST को बिल लड़ रहे हैं ना, माँ बाप आराम से सो रहे हैं, बच्चे अकेले अनाथ है ये बच्चे। बात सही है, ये सही है। इसमें दम कि उनके माँ बाप भी जो है समर्थन दे रहे थे, बैकडोर से दे रहे थे, सामने आकर के दे रहे थे, मीडिया भी साथ दे रहा था। यहाँ मीडिया साथ दे रहा था, यहाँ तक कि जज ने भी एक ने जो है इस्तीफा दे दिया, उसने इस्तीफा दे दिया था। तो वो तो उनके अपने आने वाली पीढ़ी के लिए समर्थन में खड़े हो गए। पहले वो इस्तीफा उसी ने दिया था, अलंकार जो अग्निहोत्री ने, और उसके बाद एक ने और दिया, और फिर ये कूल पकड़ गया। लेकिन जैसे ही मतलब ये रद्द कर दिया गया, उसके बाद हम सब ठंडे हो गए। तो कैसे जगाओगे जो SC/ST OBC के गार्जियन है, वो अभी ठंडे में रजाई ओढ़ कर सो रहे हैं? उनको रजाई उतार के फेंकनी पड़ेगी और सामने आना पड़ेगा। आप जैसे लोग आएंगे तभी तो समझ में आएगा। बिल्कुल आना पड़ेगा। आप समर्थन करते हैं? आप यूजीसी समर्थन करते हैं सर? आपको मालूम है यूजीसी के बारे में? उसको मालूम है, कुछ तो है, या मीडिया में देख के बता रहे हो आप? चलो ठीक है। तो साथियों, किस तरह रही हमारी बातचीत, और जहाँ से भी यहाँ पे प्रतिक्रिया में लिखेंगे, आप साफ देख रहे हैं। और इस हमारी बातचीत में अपनी प्रतिक्रिया कोई सवाल रहा क्या हो तो टिप्पणी में जरूर है। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। जय भीम, जय भारत।